अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज आइलैंड में। हम एक्सप्लोर करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त फहद इकबाल, और वो आइलैंड में काफ़ी अरसे से मुकीम है। तो मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ और उनको इनवाइट कर आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि हमारा ये सेशन ग्रीन हाउस कैफे ने स्पॉन्सर किया है, जो कि ज़ेबस यूनिवर्सिटी के सामने वाक़ है क्लिफ्टन में। और हमारे दोस्त शहरियार असलम इसको ऑन करते हैं, तो GS25 आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें GS25 कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फाद क्या है आपके? वालेकुम अस्सलाम नबील, आई एम गुड। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत खुशी हुई भाई, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है वर्चुअली। तो आज का सेशन हमारा आइलैंड के लिए है, और आज के सेशन में मैं सुनना चाहूंगा कि पहले आपकी जर्नी, कि आप वहाँ पहुंचे कैसे, अभी क्या स्टेटस है, पासपोर्ट मिला या नहीं मिला, और वहाँ क्या अभी तक क्या रहा, और स्ट्रगल वाला पॉइंट जरूर हाईलाइट करिएगा कि हमें पता चले कि पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन पहुंचने के बाद क्या होता है वो फिर इंटरेस्टिंग होगा सुनना। थैंक यू। चलो यार, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और अभी मैं आयरलैंड में यहाँ पे 2016 में आया था, लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है वो बताना, जैसे कि तुमने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही हमारी जो जर्नी थी वही फर्ग्यूसन के कंपाउंड से स्टार्ट हुई, और वहाँ पे हमने 2007 में अपनी आर्टिकल स्टार्ट की। उससे पहले हम 2 साल का टाइम जो है वो तबानी स्कूल में लगा चुके थे। वहाँ पे हमने मॉड्यूल ABCD हमने किया, जो CA इंटरमीडिएट कहलाता है। अब शायद नाम चेंज हो गया उसका, टर्म्स चेंज हो गई। तो खैर वो करने के बाद हम फर्ग्यूसन हमने ज्वाइन की। वहाँ पे ऑडिट का हमने टाइम गुजारा। अनफॉर्चुनेटली मेरे आर्टिकल्स के दौरान पेपर नहीं निकले थे। कंपनी लॉ का जो पेपर था वो काफ़ी टाइम तक रुकता रहा। फिर उसके बाद जो है खैर अल्टीमेटली वो निकल गया पेपर, और फिर मेरा CA भी कंप्लीट हुआ 2012 के एंड में। ठीक है, तो उस वक्त मैंने जो है आर्टिकल्स मेरी ख़त्म हो चुकी थी, मैंने टैक्स ज्वाइन कर लिया था, और मैं T2 में होता था। फिर T2 से मुझे उन्होंने मुंतकिल कर दिया T4 में, जो शब्बर साहब का सेक्शन था वहाँ पे। फिर मैं AM रहा 1 साल। तो पाकिस्तान टैक्सेशन में जो है थोड़ा सा जोर आजमाया अपना। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे जो है सऊदीया की एक अपॉर्चुनिटी जो है मेरे किसी दोस्त ने बताई, तो जो है मैंने फिर वहाँ का इंटरव्यू दिया, और फिर मेरा सऊदीया में इंडस्ट्री में जो है वहाँ पे मेरी जॉब लगी। और इंटरनल ऑडिट में मैंने तकरीबन कमोबेश 2.5-3 साल वहाँ पे जो है लगाया। तो ज़्यादातर लड़के जो हैं वो सऊदीया जो है फर्म्स में जाया करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली इंडस्ट्री में गया था। तो दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, लेकिन ये था कि मेरे लिए वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे वहाँ पे सऊदीया में फ़र्स्ट टाइम मैं फैमिली से भी दूर जा रहा था, तो मुझे एक तरह से बाहर रहने का एक्सपीरियंस और अकेले रहने का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा वहाँ पे एक्सपोजर मिल गया। लेकिन ये था कि वहाँ पे दोस्त अच्छे थे, जैसे कि आप और दीगर हमारे जो दोस्त हैं, तो उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे, और मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैंने सऊदीया में मुझे सिर्फ एक चीज़ बहुत ये कर रही थी कि यार मैं मुल्क से दूर रहता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट जो है वो अभी तक जो है उसका कोई सिलसिला बन नहीं रहा है, और ना यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर है। तो काफ़ी इर्द गिर्द में लोग जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जा रहे थे, तो मैंने भी तगदौड़ शुरू की। और फिर मुझे जो है वो किसी ने रेफ़र किया फर्म के अंदर, EY के अंदर, यहाँ पे डबलिन में। और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद उन्होंने मुझे रख लिया। तो फिर जो है मैंने वहाँ से फिर सऊदीया में सब रैप अप किया, और जो है फिर मैं आयरलैंड जो है कूच कर गया। फिर आयरलैंड में मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नवंबर 2016 में, और फिर वहाँ पे जो है तकरीबन यहाँ पे मुझे EY के अंदर मुझे 2 साल लगाए मैंने। ऑल टुगेदर मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था EY में। जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जिसे कह सकते हैं प्रोफेशनल जो मुझे डिफरेंस फील हुआ, क्योंकि मैं एक सऊदी एनवायरनमेंट से आ रहा था। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग इतनी ज़्यादा पाबंदी करते हैं ईमेल्स चेक करने में और ईमेल्स पे कम्युनिकेशन करने में। और अगर आपकी जो है मौजूद है, अगर मीटिंग इतने बजे, तो सब ऑनलाइन, चाहे इंक्लूडिंग पार्टनर या कोई भी हो, एवरीवन इज़ देयर ऑन दैट मीटिंग। तो इसकी प्रोफेशनलिज्म मुझे देखने को मिली। फिर उसके बाद जो क्लाइंट से इंटरेक्शन था वो बड़ा मुख्तलिफ था यहाँ पे।
बड़ा प्रोफेशनल था, अगर आप उनसे कुछ चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको स्टेटेड टाइम में वो चीज़ दे देते हैं, और इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी डिफरेंट लगी यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर जो एक और चीज़ मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा यहाँ पे, यहाँ पे जो ना बेसिकली बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको हर वक्त जो है तैयार होना पड़ता है चीज़ों के लिए, कि अगर आप कौन से कपड़े पहन के जा रहे हैं बाहर और कौन से नहीं पहन के जा रहे हैं, तो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। तो शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम जो है वो नॉर्मल अपने पैंट शर्ट पहन के चल गए, बारिश हो गई, भीग गए, शराब बूर हो गए, और जो है वो ऑफिस में गीले जाके बैठे। तो इस तरह की चीज़ें मेरे लिए शुरू में ज़रा सी मुख्तलिफ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खैर सीख ली। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 साल EY में लगाए। थोड़ा सा मुश्किल वक्त था, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मुझे उन्होंने उसमें डाल दिया था, विच इज़ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल व्हीकल, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल कहलाती हैं ये। तो इसमें डाल दिया था, तो उसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो ये था कि हमारे कुछ पाकिस्तान के कुछ मैनेजर्स वगैरह थे, तो वो उन्होंने मुझे हेल्प, ऑल्दो डायरेक्टली मेरे लाइन मैनेजर नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की चीज़ें समझने में और ऑडिट निकालने में। अच्छा, यहाँ पे जो है अगेन अगर मैं फर्म की थोड़ी सी नेटिव ग्रिटीज़ में जाऊँ, तो यहाँ पे काफ़ी वही स्ट्रक्चर्ड बड़ा तरीका होता है कि अगर किसी ने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपको कमेंट्स दिए हैं, तो आप उस कमेंट्स के नीचे रिप्लाई करके वो आंसर करेंगे, एंड ही, और उसको फिर एंड में आप ईमेल करेंगे कि मैंने सारे कमेंट्स आपके आंसर कर दिए, एंड देन ही विल गो इन दैट डॉक्यूमेंट एंड सी एंड क्लोज दोस। तो इस तरह आपका चलता है, एंड लाइक चीज़ें वंस अगेन वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी प्रोफेशनल होती हैं। फिर उसके बाद ये फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि यार वर्क लाइफ बैलेंस EY का थोड़ा सा जो है ना ख़राब है एज़ कम्पेयर टू अदर बिग फोर्स। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट सेटिंग हो रही थी मेरी, मैं रोज़ देर से आता था, ऑल्दो मेरा घर पे कोई इंतज़ार तो नहीं कर रहा था क्योंकि मैं सिंगल था उस वक्त तक। तो लेकिन फिर भी यार बिज़ी सीज़न में भी बिज़ी चल रहे हैं आप, और नॉन बिज़ी सीज़न में भी बिज़ी चल रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो ज़रा समझ में नहीं आता था वीकेंड्स पे। अच्छा, यहाँ कुछ भी हो जाए, आसमान टूट जाए, पहाड़ टूट जाए, आपको वीकेंड्स पे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप काम करोगे, और ना हमने किया होगा। मैं उंगली पे कह सकता हूँ कि 3 या 4 वीकेंड होंगे जिसमें मैंने शायद सैटरडे मैं ऑफिस आया हूँ और मैंने संडे को काम किया हो, वो बहुत ही कोई रेयर है। तो ये बात की यहाँ पे गारंटी है कि प्रोफेशनलिज्म इतना है कि आपका वो ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप सैटरडे संडे है वो आपका है, वो आप फैमिली को टाइम देंगे, और उसमें आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ना आपको कभी फ़ोन पे कॉल आएगी। इसी तरह 7 बजे के बाद कभी आपको कोई फ़ोन पे कॉल नहीं करेगा कि यार मुझे ये काम है, ये काम। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मेरी वाइफ भी जो है काम करती हैं, उनके साथ भी एक्सपीरियंस है कि कभी भी उनको मतलब फ़ोन पे आफ्टर ऑफिस आवर्स कोई फ़ोन कर दे कि यार हमें ये चीज़ चाहिए, तो इट डजंट हैपन दैट वे। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पे EY में ख़त्म किया अपना टाइम, और फिर यहाँ पे एक आपको 2 साल के बाद स्टैम्प 4 मिल जाता है। सो व्हेन यू कम हियर यू कम ऑन स्टैम्प 1। तो स्टैम्प 1 इज़ अ क्रिटिकल वर्क परमिट। सो ये कैटेगरी निकाली है आयरलैंड ने 2014-15 में, क्रिटिकल वर्क परमिट, तो जिसके अंदर जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयज़ होते हैं या प्रोफेशंस होते हैं, उनको 2 साल का जो है आपको वीज़ा मिलता है, और उसके बाद जो है वो इट कन्वर्ट्स इनटू स्टैम्प 4। सो फ्रॉम 1 टू स्टैम्प 4। तो स्टैम्प 1 में ये होता है कि आप जो है 2 साल यहाँ पे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ आप एसोसिएट हो जाते हैं और उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया होता है। एक सर्टन फीस होती है उनके पास, वो उन्होंने पे की होती है आपको, और आप उनके मातहत होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं। इस वजह से हम खामोशी से EY में काम भी कर रहे थे, वरना हम अगले 6 महीने में भाग जाते, लेकिन हमें उनके साथ काम करना था 6 महीना, वो 2 साल काम करने के बाद जो है मैं वहाँ से क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्वारी है, तो मैंने क्या किया कि फिर मैं फाइज़र जो है मैंने जॉब ढूंढ ली, मतलब मैंने इंटरव्यूज़ दिए और मेरी फाइज़र में जॉब हो गई 2019 के अंदर इंडस्ट्री के अंदर। तो ऑल्दो मैं ऑडिट से काफ़ी उगता गया था, इंटरनल ऑडिट भी मैंने कर लिया था, तो मैंने कहा क्यों ना कोई नई चीज़ की जाए। तो एक जॉब आई थी ट्रांसफ़र प्राइसिंग के हवाले से। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो एक टैक्स का एक नोशन है, तो उसमें मैंने जो है वो अपने आप को मैंने सोचा कि इसमें यार कुछ आजमाते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे टाइम लगाया,
اور جو ہے تقریباً 4 سال میں نے پھر فائزر میں لگائے. اور فائزر میں جو ہے میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ ایک تو دنیا کی ٹاپ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ, اور پوری دنیا کی جو ٹرانسفر پرائسنگ ہے وہ ڈبلن میں جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو سینٹر آف ایکسلنس ان کا یہاں پہ تو اراؤنڈ 45 لوگوں کی ٹیم ہے جو پوری دنیا کی ان کی جتنی بھی 180 کنٹریز میں ان کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں ان کی ٹرانسفر پرائسنگ جو ہے یہاں سے آپریٹ ہوتی ہے. تو ایک بہت ہی ہولسٹک اور بڑا ایک کمپریہنسو ویو یہاں پہ ملا, اور یہ بیسٹ ان کلاس تھے اپنے کام میں بھی. تو میں نے بہت کچھ سیکھا یہاں پہ, اور دیر از نو ریپلیسمنٹ فار دیٹ. تو پھر اس کے بعد 4 سال ہو گئے تھے یہاں پہ. تھوڑی سی ہیرارکی کافی فلیٹ تھی, اور جو لوگ 4 سال پہلے جب میں آیا تھا جو تھے میرے اوپر وہ آج بھی وہی تھے, مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو میں نے کہا یار کیوں نہ یہاں سے اب اگلی جگہ دیکھا جائے. تو پھر میں نے پچھلے سال جو ہے وہ دوبارہ میں نے جاب سرچ کی. پھر میں یہاں پہ ویاٹرس جو اسی کی ایک آف شوٹ کمپنی ہے اس میں جو ہوں آ گیا, اور یہاں پہ میں ابھی سینئر مینیجر ہوں گلوبل ٹرانسفر پرائسنگ کا. تو جتنی بھی دنیا میں ٹرانسفر پرائسنگ ان کی ہوتی ہے ان کی بھی اراؤنڈ 150 کنٹریز میں, تو وہ میں ہی دیکھتا ہوں. پھر میرے نیچے ایک ٹیم ہے 7-8 لوگوں کی, تو ان کو پھر دیکھتے ہیں ہم یہاں سے. تو اب اس پوری جرنی میں جو ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کی ہے کوالیفیکیشن اور ایک ہے آپ کی ایکسپیرینس. 2 چیزیں آپ کو ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی, اینڈ ٹیکنگ دا اپرچونیٹی ایٹ دا رائٹ ٹائم. اوبویسلی میں نے کوئی ہر چیز بالکل صحیح ٹائم پہ تو نہیں کی نہ جو آپ چاہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سی اے کا ایگزام دے رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے آپ پاس ہوں گے, اگر آپ پاس نہیں ہوئے تو اٹس جسٹ پارٹ آف دا ڈیل. ٹھیک ہے, تو آپ نے ڈیمورلائز نہیں ہونا ہے, آپ نے جسٹ کنٹینیو رکھنا ہے. آپ کا ایم آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اوبویسلی میں نے ڈیسیجنس کچھ لیے, کچھ صحیح کچھ غلط, اور پھر کرتے کراتے جو ہے وہ یہاں تک ہم پہنچے. صحیح. اچھا, پاسپورٹ کا کیا سلسلہ ہے؟ پاسپورٹ کا یہ ہے کہ بڑا سمپل ہے, 60 مہینے آپ نے یہاں پہ لگانے, 5 ایئر لگانے. اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے, اور پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے. تو مجھ سے یہ ہوا کہ یار ہمارے 5 سال تو بہت پہلے ہو گئے. 1 سال جو ہے میرا ذرا مصروف گزرا تھا. پچھلا سال جو تھا جس میں میرا بیٹا بھی ہوا تھا اور جو ہے میں نے گھر بھی خریدا تھا, تو 2 چیزیں ایک ساتھ ہو گئیں, تو ایک دم سے میس مچا رہا تھا. تو اس میں اپلائی نہیں کر سکا, 6-7 مہینے ڈیلے ہو گیا. اور یہاں پہ تھوڑا سا پاسپورٹ کا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو فوراً مل جاتا ہے. ایڈمنسٹریٹولی دیر لگتی ہے تھوڑا سا. تو آپ اپلائی کر دیتے ہیں, وہ ٹک ٹک پروسیس چل رہا ہوتا ہے, لیکن اب انہوں نے بڑا فاسٹ کر دیا. تو آئی ایم جسٹ ایٹ دا اسٹیج ویئر ایوری آفیشیل تھنگ از ڈن. آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار مائی پیمنٹ. جو میری پیمنٹ ہو جائے گی اور پھر میری اوتھ سیریمنی ہو جائے گی. تو 5 سال کا یار یہاں پہ سین ہے, وچ از بیٹر دین آئی وڈ سے یو کے میں اراؤنڈ 7-8 سال لگتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں پہ یار میں تمہیں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. یہاں پہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مارکیٹ ہے وہ اتنی زیادہ سیچوریٹڈ نہیں ہے جتنی یو کے میں. اگر دیکھو ہمیشہ آئرلینڈ کا کمپیریزن نا یو کے سے کیا جاتا ہے, بالکل کیونکہ بالکل ہی برابر میں ہے. 40 منٹ کی فلائٹ ہے یہاں یو کے کی نا. تو یو کے کی مارکیٹ کافی سیچوریٹڈ اور بڑا بھاگم دوڑی ہے وہاں پہ. جیسے میں اگر کمپیئر کرنا چاہوں یو کے جیسے دبئی کی لائف ہے بڑی تیز, تو اسی طرح یو کے لنڈن میں بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ انٹرچینجبلی یہاں بھی کام کرتے ہیں وہاں بھی کام کرتے ہیں, اور تنخواہ میں کوئی اتنا زیادہ فرق ہے نہیں. سیونگ تم یہاں بھی کوئی خاص نہیں کر سکتے اور وہاں یو کے میں بھی کوئی خاص نہیں کر سکتے. تو دونوں کا ایک ہی ہے. لیکن یہ کہ یہاں پہ آپ کا یو کے میں جو ہے تھوڑی سی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں کیونکہ وہاں زیادہ کمپنیز وہاں پر ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ اوبویسلی بگ فورز ہیں اور ساری تمہاری ٹیک کمپنیز ہیں, کیونکہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں یو ایس میں انہوں نے سب نے اپنے ہیڈ کوارٹرز نا آئرلینڈ میں بیس کر لیے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو جی ڈی پی ہے وہ اسکائی راکٹ ہائی, اٹس ون آف دا ہائیسٹ ان یورپ, بٹ اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ ان دا پیپل بیکاز اس میں گیپ ہی آتا ہے کیونکہ وہ سارا اپنا پروفٹ ریپیٹریٹ کر دیتے ہیں یہاں سے. کیونکہ اب جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا اپنا, جب میری شادی نہیں ہوئی تھی, جب میں یہاں پہ اور گھر موو نہیں ہوتا, تو وہ جو ایریا ہے گرینڈ فینال ڈاک کا, تو اس کو سلیکان ڈاک بھی بولتے ہیں. وہاں پہ فیس بک, وہاں پہ ٹویٹر, وہاں پہ گوگل, سب کے ہیڈ آفیسز وہاں پر جو ہے نا یورپین ہیڈ آفیسز ہیں. اور
like you just name it, Salesforce and whatnot, like all the big entities, Accenture, all the big entities are there. तो वहाँ पे बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट और इस वजह से डब्लिन में जो है बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट. फिर उसके बाद अब डब्लिन से बाहर चलना है कॉर्क में वहाँ पे जो है जनाब अली, पेप्सी, कोक, एप्पल, अमेज़ॉन, ठीक है, इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं. तो आयरलैंड ने अपना कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है वो सबसे नीचे कर लिया यूरोप में. तो सब लोगों ने क्या कहा कि यूएस से निकल के सब यहाँ पे आ गए अपने यूरोपियन हेड ऑफिस बनाने के लिए, और सब अपनी सेल्स यहाँ पे बुक कर लेते हैं और जो है फिर प्रॉफिट रिपेट्रिएट कर लेते हैं. तो इस तरह का हिसाब किताब चल रहा है. इस वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और I would recommend like any newcomers who are trying from Pakistan to come here. I mean it's a very good place and you should definitely consider. लेकिन जो सबसे अच्छा रास्ता यहाँ पे आने का वो है फॉर्म का. फॉर्म में अगर आप आ गए तो जो है यहाँ पे वही आप क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट पे आएंगे और जो है स्टैम्प 1 पे आप आएंगे. 2 साल का आपको जो है यहाँ पे उनके साथ काम करना पड़ेगा एंड देन यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर. और उसके बाद आप यहाँ पे अपना काम भी कर सकते हैं. स्टैम्प अगर आपके पास स्टैम्प हो रहा है देन यू कैन इवन ओपन योर फर्म एज वेल. आप छोटी सी अपनी प्रैक्टिस खोल लें, वो भी आप साइड में करते रहेगा, तो वो भी बिल्कुल अलाउ होता है हाँ यहाँ पे करने का. और बाकी जो रहने के हवाले से चीज़ें ये है कि जितना महंगा यूके है उतना ही महंगा आयरलैंड है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह से इंपोर्ट हो रही होती हैं यहाँ पे. तो बेसिकली महंगाई जो यूके में है वो यहाँ पे भी है. तो आई वुड से कि बहुत सस्ती जगह है. ऑब्वियसली यूरोप है तो महंगी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि जो अशिया खुर्दोनोश है वो जो है रेगुलेटेड प्राइसेस पे होती हैं. तो आपका दूध, रोटी, अंडे और ये सब सारी चीज़ें जो है जो बेसिक जो अशिया होती हैं इनमें आपको मुश्किल महंगाई नहीं मिलेगी. आपको जो महंगी मिलेंगी वो है कार या आपके जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, जो बुटीक आइटम्स हैं. तो ये चीज़ें महंगी होती हैं, ये हर जगह ही महंगी होती हैं, यहाँ थोड़ी ज़्यादा महंगी है. तो ये हो गया. कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी अच्छी है यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो अकोमोडेशन है, रेंटल अकोमोडेशन, यहाँ पे ये एक 7-8 साल से बल्कि उससे ही पहले से थोड़ा सा मसला है. यहाँ सप्लाई शॉर्ट है घरों की, तो आपको इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है घर ढूंढने में. वन से आपको घर मिल जाता है देन यूर फाइन. रेंट्स थोड़ी से जो है ज़्यादा हैं क्योंकि सप्लाई का है, but ultimately everyone settles, so it's not a big issue.